हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी, पेट रोग एवं क्षार सूत्र विशेषज्ञ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाइल्स आयुर्वेदा। मैं वर्ष 2011 से मलद्वार के रोगों को समूल नष्ट करने के प्रयास में लगा हुआ हूं। यह वीडियो उन मरीजों के लिए है जिनको फिशर की समस्या बार बार हो जाती है। जो फिशर के मरीज काफ़ी लंबे समय से इस बीमारी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको फिशर की समस्या बार बार होती रहती है। मरीज हर बार दवाइयाँ खाता है और कुछ समय के लिए आराम महसूस करता है, लेकिन जैसे ही रोगी को गलत खान पान के कारण थोड़ा सा भी सख्त मल का त्याग अगर हुआ तो रोगी को फिर से फिशर की समस्या हो जाती है और यही सिलसिला कई महीनों तक या कई वर्षों तक भी चलता रह सकता है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मरीज की फिशर की बीमारी इस स्थिति तक भी नहीं पहुंची होती है कि ऑपरेशन कराया जाए, परंतु मरीज इसके लिए दवाइयां भी तो खा चुका होता है, तो उनसे भी तो कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला होता है। यह स्थिति मरीज के लिए बहुत ही पीड़ादायक हो सकती है। ऐसी स्थिति वाले मरीज के पेट की जांच की जाए तो अक्सर मैंने देखा है ऐसे मरीज की पाचन शक्ति कमजोर होती है। खराब पाचन के चलते इस मरीज को कब्ज होती रहती है, जिस कारण से बार बार फिशर बन रहा होता है। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण स्वस्थ व्यक्ति की आंतें नरम रहनी चाहिए? ये वीडियो आपकी इंटेस्टाइन की सॉफ्टनेस पर आधारित है। इस वीडियो में हम 5 बातें जानेंगे। नंबर 1, आंतों का नरमपन क्या होता है। नंबर 2, आंतों का नरम होना, सॉफ्ट होना क्यों जरूरी है। नंबर 3, जिस व्यक्ति की आंतें सख्त होती हैं उस व्यक्ति को फिशर व मलद्वार की तकलीफ अधिकतर क्यों हो जाती है। नंबर 4, आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी आंतें सख्त हैं कि नरम हैं। नंबर 5, और सख्त आंतों को नरम करने का घरेलू इलाज भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को 5 बार जिस मरीज ने देख लिया वो मरीज अपना पेट खुद ठीक कर सकता है। मैंने इस वीडियो में इलाज को बहुत ही बुनियादी तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है, जो आपको सिर्फ एक बार वीडियो देखने पर मोटिवेट नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आपको भी बार बार फिशर की समस्या हो जाती है तो इस वीडियो को 5 बार पूरा जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेल्थ मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर सर्वेज अंसारी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि आंतों का नरमपन क्या होता है। फ्रेंड्स, इंसान का पूरा शरीर सेल से बना होता है। सर से लेकर पांव तक एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के हर अंग में सेल होते हैं और सेल के समूह से ही टिश्यूज बनते हैं और यही टिश्यूज जुड़ जुड़ करके स्ट्रॉन्ग मसल या किसी ऑर्गन का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस ऑर्गन की कोशिकाएं, जिस ऑर्गन के कनेक्टिव टिश्यूज हेल्दी होंगे वो ऑर्गन, वो अंग उतना ही ज्यादा हेल्दी होता है। असल में जब भी किसी ऑर्गन में कोई भी बीमारी बनती है तो सबसे पहले उस अंग, उस ऑर्गन के कनेक्टिव टिश्यूज सख्त होने लगते हैं और जितनी मात्रा में उस ऑर्गन के कनेक्टिव टिश्यू सख्त होते जाते हैं उस अंग में उतनी ही बड़ी बीमारी उस मरीज को बनने लगती है। इमेजिन कीजिए कि किसी मरीज के अगर लीवर में कोई समस्या हो जाए, लीवर ठीक से अपना काम न कर रहा हो, तो अगर उसके लीवर को एग्जामिन किया जाए तो पाया ये जाएगा कि अनहेल्दी लीवर के कंपैरिजन में हेल्दी लीवर ज्यादा सॉफ्ट है और जो अनहेल्दी लीवर है वो लीवर हार्ड हो चुका है। क्योंकि जब भी आपके शरीर के किसी भी ऑर्गन में कोई भी समस्या अगर होती है तो वह ऑर्गन सबसे पहले हार्ड होना शुरू हो जाता है और ऑर्गन के कनेक्टिव टिश्यूज सख्त होने लगते हैं। जैसे आपके किसी जोड़ में सख्तपन आ जाए तो उस जोड़ में बीमारी बन जाएगी। आपके ब्रेन के न्यूरॉन सख्त होने शुरू हो जाएं तो ब्रेन से संबंधित रोग की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। अब आपकी आंतों के ऊपर एडिपोज टिश्यूज या कहें सॉफ्ट टिश्यूज या कहें फैट टिश्यूज की लेयर होती है जो इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये एडिपोज टिश्यूज की लेयर जितनी नरम होंगी आंतें उतना ही अच्छा काम करेंगी। ठीक उसी तरह से अगर आपकी इंटेस्टाइन, आपकी आंतें अगर सख्त हो जाएं तो आपकी पाचन शक्ति सुचारू रूप से कार्य नहीं करती। सख्त आंतें पाचन क्रिया को ठीक से नहीं होने देती। इंटेस्टाइन की आंतों की कुल लंबाई 7 मीटर के आसपास होती है।
अब भोजन पचने के लिए आंत में 7 मीटर यानी कि 20 फीट तक गति करता है। अब आप सोचिए कि भोजन आंतों में गति कैसे करता है, या यानी कि मुंह द्वारा खाया गया भोजन किस तरह से आंत में गति करता है। तो माय फ्रेंड्स, आंतों की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट खाए गए भोजन को आंत में गति कराती है, जिसको कि आंत की संकुचन प्रकुचन प्रक्रिया बोलते हैं। क्योंकि आंत गोलाकार है तो वह भिजती है और रिलैक्स होती है, जिसको संकुचन प्रकुचन गति कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब फ्रेंड्स, होता यह है कि या तो आपने कोई भारी वजन उठा लिया, या ऊंची जगह से कूद गए, या महिलाओं में डिलीवरी के बाद ठंडे पानी से नहा लिए, या अधिक देर तक भूखे रह गए, या आप कई कई दिनों तक शोक में रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो इसी तरह के से और भी बहुत सारे कारण हैं इस तरह के, जिनके द्वारा आंत में वात की वृद्धि हो जाती है और इंटेस्टाइन वॉल सख्त हो जाती है, और सख्त होने से उसकी गति धीमी हो जाती है। मतलब कि आंतों की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाती है। यानी कि जिस इंसान की पाचन क्रिया 8 घंटे में पूरी हो जानी चाहिए थी, वही पाचन क्रिया धीमी होकर अब 12 घंटे या 15 घंटे ले रही है। यानी कि आंतों के सख्त होने से रोगी की पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। यानी कि आपने कल जो खाना खाया था, तो आज उस खाने से निर्मित मल आपके शरीर से बाहर नहीं निकला, यानी कि शौच की क्रिया में आपने संपूर्ण मल का त्याग नहीं किया। आपका पेट कभी खाली हो ही नहीं पाता। आप हमेशा 100% मल का त्याग नहीं कर पाते। आप या तो 50% मल का त्याग कर रहे हैं, या 70% मल का त्याग कर रहे होते हैं। आप जब भी शौच के लिए जा रहे हैं तो कुछ न कुछ मल पीछे आंतों में शेष छूट ही जाता है। अब वह मल आंतों में 2 दिन तक रुके या 3 दिन तक रुके, वह मल जितने समय तक आपके शरीर में रुकता है, आपकी आंतों में रुकता है, वह आपके शरीर को हानि ही पहुंचाएगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी पाचन शक्ति धीमी हो चुकी है, आपकी आंतों की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो चुकी है, आपकी अतड़ियों की संकुचन प्रकुचन गति धीमी हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपकी आंतें वात वृद्धि के कारण सख्त हो गई हैं। आंतें जितनी नरम रहेंगी, वह खाए गए खाने को सही समय पर पचा देंगी, और आंतें जितनी सख्त होती हैं, वह खाए गए खाने को भी उतना ही धीमे पचाती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला पॉइंट था कि आंतों का नरमपन क्या होता है, हमें उसका भी पता लग गया है। हमारा दूसरा पॉइंट था कि आंतों का नरम होना, सॉफ्ट होना क्यों जरूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अच्छे पाचन के लिए आंतों का सॉफ्ट होना बेहद जरूरी है। तीसरा पॉइंट था कि जिस व्यक्ति की आंतें सख्त होती हैं, उस व्यक्ति को मलद्वार की बीमारी या फिशर की तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। आप खुद समझ सकते हैं कि भाई जिस इंसान की आंतें नरम होंगी, सॉफ्ट होंगी, उस व्यक्ति की हेल्थ जाहिर सी बात है अच्छी होगी, और जिस इंसान की आंतें सख्त होंगी, उसकी हेल्थ प्रमाणिक बात है कि भाई जब आंतें सख्त होंगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाएगा, तो खाना जो है वो देर से पचेगा, जिससे मुंह का स्वाद खराब रह सकता है। जिस इंसान की अतड़ियां लंबे समय से सख्त होती हैं, उस इंसान के मुंह का स्वाद कई बार या तो फीका रहेगा या कड़वा हो सकता है। उसको खाना खाने के बाद पेट भारी मालूम पड़ेगा, उसका पेट दबाने पर सख्त मालूम पड़ेगा। वो इंसान कब्ज की शिकायत करेगा, वो कहेगा कि पॉटी तो रोज जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि पेट कभी पूरा खाली नहीं होता, या फिर मलत्याग के समय जोर लगा लगा करके पॉटी को बाहर धकेलने की हैबिट हो गई है। और जब इतनी कठिनाइयों से रोज रोज मलत्याग होती होगी, तो जाहिर सी बात है मलद्वार पर फिशर जैसी समस्याएं, बवासीर जैसी समस्याएं बार बार बनेंगी। रोगी कहेगा बार बार फिशर हो जाती है, दवाइयां भी खा ली, ऑपरेशन भी करा लिया, फिर से फिशर हो गई, फिर से पाइल्स हो गई। अरे भाई, आपने अपना पाचन शक्ति नहीं सुधारा, इसलिए फिशर बार बार हो रहा है। फोर्थ पॉइंट था कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी आंतें सख्त हैं कि नरम हैं। माय फ्रेंड्स, आप जमीन पर लेट जाइए और आप अपने दोनों हाथों को अपने पेट के ऊपर इस तरह से हाथों को रखना है आपने, और अपने पेट को अपने हाथों से दबा करके चेक करना है। पहले तरीका ध्यान से सुन लीजिए, फिर चेक कीजिएगा। सबसे पहले आपने दोनों हाथों को इस तरह से रखना है, इस तरह से रख करके अपने नाभि को दबाना है। जो नेवल होता है, नाभि को दबाएं, नाभि को दबा करके देखें कि नाभि को दबाने से पेट में कोई दर्द या दुखन महसूस हो रहा है क्या।
उसके बाद जहाँ पर पसलियाँ खत्म होती हैं, यानी कि ज़िफॉइड प्रोसेस से नाभि के बीच वाले हिस्से को दबाकर देखें, यहाँ पर कोई दर्द या दुखन आपको महसूस हो रहा है क्या। फिर नाभि से नीचे वाले हिस्से को आप देखें कि पेट में कोई दर्द या दुखन दबाने से हो रहा है क्या। उसके बाद इसी तरह से आपने राइट अपर क्वाड्रेंट जोन और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट जोन और राइट लोअर क्वाड्रेंट जोन और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट जोन को भी अच्छे से दबा दबा करके सुनिश्चित कीजिए कि आपको कहाँ कहाँ पर दर्द या दुखन हो रहा है। जब आप पूरे पेट को चेक कर चुके हों तब आपने पेट के उस हिस्से पर गौर करना है जहां जहां पर आपको पेट में दबाने से सबसे ज्यादा दर्द या दुखन हो रहा है। इस तरह से आप अपना पेट चेक कीजिए। अब आपने अपने पूरे पेट को एनालाइज कर लिया। असल में आपको पेट के जिस हिस्से में दबाने पर दर्द या दुखन मालूम पड़ा है, आपके पेट के उसी हिस्से में सख्तपन आ चुका है। यानी कि अगर कोई इंसान अपनी नाभि को दोनों हाथों से दबाता है और वो महसूस करता है कि नाभि वाले हिस्से पर उसको दबाने से या तो दर्द महसूस हो रहा है या दुखन महसूस हो रहा है, तो आप जान लीजिए कि आपको उस जगह पर समस्या बनी हुई है। किसी को नाभि वाले हिस्से पर दबाने से दर्द होगा, किसी को नाभि से ऊपर वाले हिस्से पर दबाने से दर्द होगा। ये हर इंसान को पेट में अलग अलग जगह पर दबाने से दर्द होगा। लेकिन अगर उस इंसान की आंतें सख्त नहीं हैं, उस इंसान का पेट नॉर्मल है, तब ना तो उस इंसान को अपना पेट दबाने से दर्द करेगा कहीं पर भी और ना ही दबाने से उसको अपना पेट हार्ड मालूम पड़ेगा। एक स्वस्थ व्यक्ति का पेट दबाने पर उसको नरम ही मालूम पड़ेगा। तो आप समझ जाइए कि नॉर्मल है। तो इस तरह से आप अपना पेट चेक कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि उन मरीजों के लिए अब इलाज बता रहा हूं जिनको दबाने से आपको पेट में दुखन महसूस दिया है, दर्द महसूस दिया है। अब वो क्या करें, वो ध्यान से सुनिए। उनके लिए फिफ्थ पॉइंट है कि अब वो क्या करेंगे जिनको फिशर बवासीर की समस्याएं बार बार बनती जा रही हैं, कब्ज जिनका ठीक ही नहीं हो रहा है, कब्ज से ही सालों हो गए लड़ते हुए, परेशान होते हुए, उनके पेट में उनको पता लग गया है कि सूजन है। हालांकि ऐसे मरीजों ने कई अल्ट्रासाउंड भी करवाए चुके होते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अल्ट्रासाउंड में पेट में अगर दबाने से दुखन है, आते सख्त हैं, तो अल्ट्रासाउंड में वो प्रॉब्लम नहीं आती है और सारी बीमारियों का पता अल्ट्रासाउंड से पेट की बीमारियों का लगता है। अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छी जांच है, लेकिन इस केस में अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आता है। मैं खुद हैरान हूं इस चीज को देख करके। कई पेशेंट तो 2-2, 3-3 बार अल्ट्रासाउंड करवा चुका होता है, देखते हैं नॉर्मल रिपोर्ट है, पेशेंट को दबा करके देखते हैं, उसके नाभि को, उसके पेट को चेक करते तो पेट में दुखन है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, मुंह का स्वाद खराब है, पेशेंट का डाइजेशन ठीक नहीं। फिफ्थ पॉइंट है कि इसका इलाज क्या है। आइए दोस्तों, जब इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं तो इसका इलाज भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, आपने पेट की सिकाई करनी है। तो फ्रेंड्स, आपने आज से ही पेट की सिकाई शुरू करनी है। पेट की सिकाई करने का तरीका सुन लीजिए। आपने नमक लेना है, नमक आपने 2 किलो लेना है। नमक अगर अवेलेबल नहीं है तो आप रेत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नमक को आपने पतीले में रखना है, पतीले में डाल करके उसको हल्का गर्म करना है, बहुत तेज गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करना है। हल्का गर्म करने के बाद आपने एक कपड़ा बिछा लेना है मेज के ऊपर। कपड़ा बिछा करके उस गर्म नमक को, हल्के गर्म नमक को उस कपड़े के ऊपर उतारना है और उसकी पोटली बनानी है। ढीली पोटली बनानी है, ढीली, याद रखें, ढीली पोटली बनाएंगे जिससे कि जब आप अपने पेट पर उस पोटली को रखें तो पोटली फैल जाए और पेट की शेप ले ले, जिससे सिकाई अच्छे से हो सके। इस तरह से आपने ढीली पोटली बना लेनी है। अब आपने लेट जाना है, बेड पर, जमीन पर लेट जाना है। पहले, सबसे पहले एसी, पंखा, इसको बंद कर देना है 5 मिनट के लिए। इसको बंद करने के बाद आपने पेट के ऊपर आपने चादर को बिछाना है। चादर ले लीजिए, कोई पतला सूती चादर, उसका दोहरा तीरा करके पेट के ऊपर रख लीजिए। अब उस दोहरी तीरी चादर जो आपने की है उसके ऊपर गर्म नमक की पोटली को रखिए और उसके ऊपर से फिर से एक दूसरी चादर लेकर के ढक लीजिए। अब ये आपका सिकाई का जो तरीका है वो तैयार हो गया है। अब आप एसी ऑन कर सकते हैं, सुविधाजनक जो है। और इस तरह से आपने लेटना है। आपने जो इस तरह से लेटना है 30 मिनट, 40 मिनट या 45 मिनट तक इसी तरह से लेटे रहना है। जब आपको लगे कि भाई 30 मिनट हो गए, इससे थोड़ा कम हो गया, तो जो पोटली के नीचे आपने चादर रखी थी उस चादर की तह को खोल दीजिए। 3 तह लगाई थी तो एक तह को खोल दीजिए या उसको हटा सकते हैं, जिस तरह से भी आपको लगे।
मगर सेंक आपने हल्का करना है, तेज सेंक नहीं करना है। शुरू के 5 दिन तो बिल्कुल हल्का सेंक आपने करना है, ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और शुरुआत में जो है आपने जो शुरू करना है सेंक, वो जहाँ पर आपकी पसलियाँ ख़त्म होती हैं वहाँ से शुरू करना है। ज़िफाइड प्रोसेस, जहाँ से पेट शुरू होता है वहाँ पोटली को रखना है। एक दिन पोटली को जिस दिन जहाँ पे रख दिया उस दिन उसको वहीं रखें, अगले दिन पोटली को नीचे सरका दें, उससे अगले दिन फिर नाभि पे सेंक कीजिए, उससे अगले दिन फिर नाभि से नीचे सेंक कीजिए। अगले दिन राइट अपर क्वाड्रेंट जोन में रखें उस पोटली को, उसके अगले दिन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट जोन में रखें उस पोटली को, और उसके अगले दिन राइट लोअर क्वाड्रेंट जोन में रखें, और उसके अगले दिन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट जोन में पोटली को रखें। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने पेट की सिकाई, पूरे पेट की सिकाई करनी है। पेट के जिस हिस्से में आपने पोटली को रखा है फिर उसको हिलाना नहीं है, उस दिन उसे वहीं रखा रहने दें। इस तरह से आप 15 दिन या 20 दिन तक आपने पेट की सिकाई करनी है। यानी कि आपने जैसे आज पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर पोटली को रखा तो नाभि पे ही रखा रहने दें। ऐसे नहीं कि 5 मिनट रखा नाभि पे फिर 5 मिनट, ऐसे हिलाना नहीं है उसको। 5 मिनट जहाँ आपने नाभि पे उसको रख दिया है, नाभि पे ही उस दिन नाभि का ही सिकाई होगा। अगले दिन फिर नाभि से नीचे रख दें, फिर नाभि के नीचे का हिस्सा जो है उसी का उस दिन सिकाई होगा। तो इस तरह से 1 बाय 1 जो है अपने पूरे पेट के हिस्से पे आपने सिकाई अपने करनी है, पूरे पेट को आपने सेकना है। इसमें 15 दिन लग जाएंगे या 20 दिन लग जाएंगे, तो 20 दिन तक पेट की सिकाई कीजिए। आपके पेट के जिस हिस्से में आपको दबाने से, जब आपने पहले पेट चेक किया था तो आपको नज़र आया था कि भाई मेरे को इस हिस्से में पेट में दुखन ज़्यादा है, किसी को नाभि पे दुखन ज़्यादा महसूस देगी, किसी को नाभि से ऊपर दुखन ज़्यादा महसूस देगी, तो आप समझ गए थे कि प्रॉब्लम इधर ज़्यादा है। सारे पेट में दर्द ज़्यादा नहीं है पर नाभि के ऊपर वाले हिस्से में दर्द ज़्यादा है, तो वहाँ पर 2-3 दिन के बाद रिपीट सेंक कर दीजिए। आपने रोज़ाना उसी नमक को गर्म करते जाना है। 2 किलो नमक साधारण व्यक्ति के लिए ठीक रहता है। अगर आपका पेट बड़ा है साइज़ में तो क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, नमक की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आप पतले हैं तो नमक की क्वांटिटी को आप कम भी कर सकते हैं। सिकाई का समय या तो सुबह खाली पेट सिकाई कीजिए और सिकाई के तुरंत बाद आप नाश्ता कर सकते हैं, या फिर शाम में खाने से पहले सिकाई कीजिए, उसके बाद आप खाना खाइए। याद रखिए, सिकाई करने के तुरंत बाद आपके पेट को 1 घंटे तक हवा नहीं लगनी चाहिए। पेशेंट्स क्या करते हैं कि सिकाई कर रहे हैं, 45 मिनट तक खूब अच्छे से सिकाई कर रहे हैं, लेकिन एसी ऑन है, फैन ऑन है, और उन्होंने सिकाई ख़त्म हुई एकदम से पेट से वो जो है सिकाई या पोटली को हटा दिया, तो जैसे ही हटाया फिर वैसे ही ठंडी हवा फैन की, एसी की लग गई है पेट में। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका टाइम पूरा हो जाए कि 45 मिनट्स हो गया, 30 मिनट्स हो गया, तो ये पोटली हटाने से पहले फ़ैन को ऑफ़ कीजिए। फ़ैन को ऑफ़ करके फिर उसको हटाइए, और कुछ कपड़ा इस तरह का आप बांध सकते हैं पेट के ऊपर, या ऐसी जगह पर रहें, सबसे बेहतर है कि फ़ैन से बच के रहें, एसी से बच के रहें 1 घंटे तक। और उसके सिकाई करने के 1 घंटे बाद तक कोई ठंडा पानी वगैरह ना पिएं आप। पहले दिन तो टेम्परेचर आपने बहुत ही हल्का रखना है, हल्के गर्म नमक से ही आपने पेट को सिकाई करना है। 15-20 दिन तक पेट की सिकाई करनी है। एक कोर्स में आपने 20 दिन से ज़्यादा सिकाई नहीं करनी है। वैसे तो 90% पेशेंट्स के जो पेट हैं वो 20 दिन की, 15 दिन 20 दिन की सिकाई सफिशिएंट रहती है। 15-20 दिन की सिकाई से ही ठीक हो जाते हैं। पर कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कई बहुत ज़्यादा उनको सूजन होती है, तो उन पेशेंट्स को क्या करना है, पहले 20 दिन तक सिकाई किया, तब उन्होंने देखा कि 20 दिन सिकाई कर ली है, अब उनके पेट में आराम तो है लेकिन 50% आराम है। पेट नरम तो हुआ है, आंतों की दुखन कम तो हुई है, लेकिन अभी थोड़ी सी बची हुई है। उनको लगता है कि सिकाई और करनी चाहिए, तो लगातार उसको 20 दिन से एक्सटेंड ना करें। आज से अगर आपने सिकाई शुरू की है तो 20 दिन सिकाई करें, फिर स्टॉप कर दें, 10-15 दिन स्टॉप रहने दें, उसके बाद फिर से 20 दिन का सिकाई का कोर्स कीजिए। तो इस तरह से आप 2 बार या 3 कोर्स भी 20-20 दिन के या 15-15 दिन के सिकाई के कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूटी में आपने लगातार उतना नहीं करना है, 15-20 दिन ही करना है और हल्का सिकाई करना है। ये नहीं कि दुखन ज़्यादा है पेट के अंदर या तकलीफ ज़्यादा है तो बहुत तेज़ नहीं सेकना है ना। दिन को बढ़ा सकते हैं पर टेम्परेचर को आप ध्यान से जो है ऑब्जर्व कीजिएगा, उसको नॉर्मलाइज ही रखिएगा, उतना तेज़ ना रखें कि पेट जले, है ना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने पेट की पाचन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी गुड विशेज़ हमेशा गुड पेशेंट्स के साथ हैं।
फिर मिलेंगे जल्दी ही मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। पाइल्स आयुर्वेदा हॉस्पिटल से संपर्क करने के लिए 9988788433 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए।